नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां पर हर दिन सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। एसआईआर और फिर पीएम मोदी की मां के मुद्दे ऐसे छाए हैं कि अब चाहकर भी तेजस्वी यादव इनसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं। 3 दिन पहले पीएम मोदी ने राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर हमला बोला तो तेजस्वी सफाई देते हुए नजर आए हैं कि असली मुद्दा तो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई और कमाई का है। अब बिहार बचाओ यात्रा लेकर निकले तेजस्वी यादव कभी भीड़ के बीच कलम बांटते दिखते हैं तो कभी बस से उतरकर घोड़े की सवारी कर रहे हैं। वह अब एसआईआर का मुद्दा छोड़कर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध का मुद्दा आगे लाना चाहते हैं। आज यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, युवाओं के हाथ में कलम देकर रोजगार देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह देहरी के मंच पर पहुंचे, घुसपैठ के मुद्दे पर हमला बोल दिया। उन्होंने जनता से पूछा कि राहुल तेजस्वी क्यों यात्रा लेकर निकले थे। जनता ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर तो थोड़ा नाराज हुए, फिर बोले कि मैं बताता हूं क्यों यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। उनकी यात्रा रोजगार, शिक्षा, बिजली के लिए नहीं बल्कि उनको बचाने के लिए थी, जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में आए हैं। उन्होंने जनता से पूछा, क्या आप किसी का वोट कटा है? नहीं तो घुसपैठियों के वोट कटने से ये क्यों इतना परेशान है? उन्होंने ये भी कहा कि ये घुसपैठियों बचाओ यात्रा थी। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की मदद के बगैर विपक्ष चुनाव नहीं जीतता। शाह ने हुंकार भरी, अब किसी घुसपैठिए को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब हम देश की जनता का हक इनको नहीं छीनने देंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर सीधा हमला बोला और कहा कि इनको हर 6 माह में विदेश जाए बिना नींद नहीं आती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं जो 24 साल से राज्य और देश के मुखिया के तौर पर 24 घंटे काम कर रहे हैं और एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। अमित शाह ने न केवल बिहार के भाजपा नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन किया बल्कि नीतीश कुमार और उनकी टीम के साथ बैठकर भी रणनीति बनाई। दूसरी तरफ बिहार बचाओ यात्रा के तीसरे दिन और आज तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग युवाओं को बंदूक थमा रहे हैं, इसलिए हम कलम बांटने निकले हैं। आइए सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी पर हमला बोला है। और सुरक्षित होगा, भारत उतना समृद्ध और सुरक्षित होने वाला है। इसलिए चुनाव बिहार और भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ढेर सारे पत्रकार मुझे फोन करते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे भला भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से
एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करें। सत्ता विपक्ष के बीच जैसे जैसे हमले तेज हो रहे हैं, बिहार का सियासी पारा वैसे वैसे चढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में और घमासान देखने को मिलेगा। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर पर। बिहार के बाद अब चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरा है। तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से तुरंत उनको जवाब भी मिला। इससे वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त वोट चोरों के रक्षक हैं और इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। स्क्रीन पर वोट चोरी के साक्ष्य दिखाकर राहुल गांधी ने फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया है और इस बार उन्होंने कर्नाटक के कुछ लोगों को बुलाकर मीडिया के सामने पेश भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में साजिश करके वोट काटे गए तो महाराष्ट्र में रातों रात वोट बढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि साजिश करके कांग्रेस की जीत वाली सीटों और कांग्रेस के वोटर टारगेट किया गया है। साजिशकर्ता के टारगेट में अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी वोटर रहे हैं। राहुल के अनुसार अकेले कर्नाटक के अलंग विधानसभा में 6018 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह तड़के 4 बजे एक ही फोन नंबर से निर्वाचन आयोग की साइट में जाकर कर्नाटक में सैकड़ों वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में सैकड़ों फर्जी नाम जोड़ दिए गए। राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक सीआईडी की जांच शुरू की और निर्वाचन आयोग को एक के बाद एक 18 पत्र लिखे, लेकिन आयोग ने जवाब नहीं दिया। राहुल के अनुसार सीआईडी ने वोट काटने में प्रयोग फोन नंबर, उसके मालिक का नाम और अन्य जानकारियां मांगी थी, लेकिन आयोग ने जांच नहीं होने दी बल्कि वोट चोरों का साथ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में तो लोकतंत्र और संविधान बचाने का काम संवैधानिक संस्थाओं का है, राजनेताओं का नहीं, लेकिन ये संस्थाएं खुद संविधान की हत्या कर रही हैं, इसलिए उनको आगे आना पड़ा। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने तुरंत इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है और ना ही न्यायपालिका पर। उनको मीडिया पर भी विश्वास नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर वो खुद संविधान की हत्या कर रहे हैं और उनका हर बम फुस हो चुका है। दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी राहुल गांधी पर वोट चोरी के मुद्दे पर हमला बोला है। तो आइए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा राहुल गांधी ने और कैसे जवाब दिया दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने। So I'm going to make a claim here, very strong claim, about CEC Gyanesh Kumar. And this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. In election after election, someone, some force, some group of people has been systematically targeting millions of voters for deletion across India. This is something that we've heard again and again and again. Different communities, mainly communities that are voting for the opposition, Dalits, Adivasis, minorities, OBCs, are specifically targeted. We had heard this many times, and now we found 100% proof of it. Please understand, I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof.
I am somebody who loves my country. I love my constitution. I love the democratic process, and I am protecting that process. And so I'm not going to say anything here that is not going to be based on 100% proof that you can determine. देखिए, राहुल गांधी जी के पास बस ये नेगेटिविटी बची है, सारा दिन झूठ बोलते हैं। पहले कहते हैं हाइड्रोजन बम आएगा, ये क्या इसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार मेरा बम तो फुस हो गया। ये केवल और केवल एक हारे हुए, एक नकारे हुए नेता की भाषा है। जब वो देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द बोलने, माता जी के प्रति इलेक्शन कमीशन को बुरा बोलना, और अब इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं। अपनी हार के पीछे इतने लोगों को कटघरे में खड़ना, इतने लोगों को अगर एक ही बात कह देते कि भाइयों आपने मुझे हरा दिया है, मुझे फिर मौका देना, मैं अच्छे काम करूंगा, मेरी पार्टी अच्छे काम करेगी, गलती है तो माफ कर दो, इसी से ही काम चल जाता। लेकिन सभी को पहले कहा हाई कोर्ट गलत, फिर कहा सुप्रीम कोर्ट गलत, फिर कहा इलेक्शन कमीशन गलत, ईडी गलत, सीबीआई गलत। अरे भाई राहुल गांधी परिवार के अलावा इस देश में कोई ठीक भी है? उसका नाम बता सकते हो? बताइए राहुल गांधी जी। आपने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करा, आपने कोर्टों को कटघरे में खड़ा करा, आपने राष्ट्रपति जी को कटघरों में खड़ा करा, आपने उपराष्ट्रपति जी को कटघरों में खड़ा करा। आपके अलावा इस देश में सभी गलत हैं और ठीक कौन है? जो हाइड्रोजन बम फेंकते हैं। क्या यार ये मानसिकता राजनेताओं की सोच है? ये किसी भी जिस आदमी के मन में भावना सेवा किया वो ऐसी भावनाओं से बातें नहीं करता। इससे बताता है कि अभी भी वो ओछी राजनीति में ही यकीन करते हैं। सर ज्ञानेश कुमार को बार बार उनकी एक ही बातें जो हैं, क्या उनकी सरकारें पहले नहीं रही देश भर के अंदर? क्या हिमाचल में उनकी सरकार नहीं बनी? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई, राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई। कर्नाटका के अंदर जो वोटें अगर आपकी डिलीट कर दी, अगर इलेक्शन कमीशन ने आपके साथ जाति की और कांग्रेस के बूथों की वोटें हटा दी थी, तो फिर किसकी वोटों से आप चीफ मिनिस्टर बने हैं? किसकी वोटों से वहां पे सरकार बनी? इसका मतलब वहां की सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब सरकार गलत बनी हुई है। ये सारा का सारा केवल अरविंद केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, ये विरोधी जो मिलकर जब हार जाते हैं तो अपनी हार को मानने की बजाय कभी इलेक्शन कमीशन के सिर पर फोड़ते हैं और कभी ईवीएम के सिर पर। अभी एक बात नहीं, प्रूफ तो है उनके पास, ईवीएम का भी प्रूफ था। और अगर ईवीएम ही हैक थी तो फिर वोट काटने का स्थिति कहाँ थी? तो ईवीएम वाली कहाँ गई? जो उनके प्रूफ ईवीएम के प्रूफ होते थे कहाँ गए? क्योंकि ईवीएम से आजकल बोलना बंद कर दिया। पहले तो कहते थे ईवीएम हैक कर लेते हैं। ये झूठे हैं, बेईमान हैं, हारे हुए हैं। एसआईआर दिल्ली के अंदर, एसआईआर का मैं वेलकम करता हूँ। दिल्ली के अंदर हम बार बार कह रहे थे, आप मेरे ट्वीट चेक कीजिएगा कि इन्होंने घुसपैठियों की वोटें बनवाई हैं। ये एसआईआर होना दिल्ली में बहुत जरूरी था। अब देखना हजारों की तादाद में जो घुसपैठी है, जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी का विश्वास था, दिल्ली के लोग वोट नहीं डालेंगे क्योंकि बेईमान थे, लुटेरे थे। लेकिन घुसपैठियों को 10-10 हज़ार रुपये महीना दे के उनकी वोटें बनवाई, उनकी वोटों के सिर पर सरकार बनाना चाहते थे। अब एसआईआर में ये सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। राहुल गांधी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर प्रहार और भाजपा नेताओं के जवाबी हमले से वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। उधर निर्वाचन आयोग की तरफ से भी राहुल के आरोपों का जवाब दिया गया है और आयोग ने कहा है कि उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। राजनीति के बाद अब बात करते हैं अपराध की दुनिया पर पुलिस के बड़े प्रहार की। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ संयुक्त रूप से काफी समय से देश के ऐसे कुख्यात गैंगों के खिलाफ जानकारी इकट्ठा कर रहे थे जो एक प्रदेश में अपराध कर दूसरे प्रदेश में ठिकाना बना लेते थे। खुफिया तौर पर पुलिस टीमों ने गोल्डी बराड़, रोहित कोदारा, सुनील उर्फ टिल्लू, ताजपुरिया, नीरज पवाना, गोगी काला, जठेड़ी, सुनील राठी गैंगों की तमाम जानकारियां एकत्र की थी। और इस बीच गोल्डी रोहित को अपने शूटर से फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर बरेली में फायरिंग करवा दी और इस घटना के बाद यूपी एसटीएफ और ज्यादा सक्रिय हो गई और दिल्ली पुलिस की सूचना पर गाजियाबाद में इनके 2 शूटर्स को मार गिराया गया। हालांकि इनके 2 साथी शूटर अभी भी फरार हैं और इनके मारे जाने के बाद एसटीएफ को डर था कि दूसरे गैंग के भी अपने ठिकाने बदल सकते हैं और पहले से एकत्र तमाम जानकारियां बर्बाद हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में तीनों प्रदेशों के उच्च पुलिस अधिकारियों ने मिलकर एक योजना के तहत 40 टीमें बनाई और एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की।
ताबड़तोड़ छापेमारी से कुख्यात गैंगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने इन गैंग के तमाम शूटर्स और मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और इनके पास से कई अत्याधुनिक हथियार, नकदी, ज्वेलरी और लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। पुलिस अफसरों ने कहा कि उनका मकसद देश के गैंगों का सफाया करना है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में बैठकर ये गैंग देश भर में अपराध और वसूली करते हैं। अफसरों के अनुसार किसी प्रदेश में कार्रवाई शुरू होती थी तो ये दूसरे प्रदेश में छिपकर बच जाते थे, इसलिए इनके खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया गया। और अब अगली खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां पर महाकाल मंदिर परिसर में स्थित 19 मंदिरों पर कुख्यात लोगों ने कब्जा कर लिया है। और उज्जैन की एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर अदालत ने बड़ा आदेश जारी किया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर को आदेश दिया कि 3 माह के अंदर याचिकाकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई कर अदालत को अवगत कराया जाए। याचिकाकर्ता सारिका गुरु पति जयराज चौबे के अनुसार महाकाल मंदिर परिसर में छोटे छोटे कई मंदिर हैं और इन मंदिरों में पूजन पाठ करने वाले पुजारी की नियुक्ति महाकाल मंदिर समिति के एक्ट के तहत ही होती है। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि 1982 के बाद से अब तक मंदिर में कोई भी नियुक्ति नियम के अनुसार नहीं हुई है और इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित 19 छोटे मंदिरों पर एक ही व्यक्ति का कब्जा है। ये व्यक्ति अवैध लोगों से मंदिरों में पूजा पाठ कराता है, जो कि मंदिर समिति एक्ट का खुला उल्लंघन है। याचिकाकर्ता जयराज चौबे ने बताया कि 20 जनवरी 2024, 5 फरवरी 2025 और 15 मार्च 2025 को उन्होंने कलेक्टर, मंदिर प्रशासक और संभागायुक्त को लिखित में शिकायती पत्र सौंपा था और इन शिकायतों पत्र कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने 19 मई 2025 को हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की और इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उज्जैन कलेक्टर, जो कि महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, को आदेश जारी किया कि वो 3 माह के अंदर याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई कर न्यायालय और याचिकाकर्ता को अवगत कराएं। तो आइए सुनते हैं याचिकाकर्ता की पीड़ा। महाकालेश्वर मंदिर परिसर के अंदर 19 मंदिर है, जिसके अंदर एक बाहरी व्यक्ति है भरत जोशी, जिसने 19 मंदिरों पर कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसके संबंध में हमने प्रशासक महोदय को, कलेक्टर महोदय को और संभाग आयुक्त महोदय को कई शिकायत की गई, लेकिन भरत जोशी के दबाव में आकर के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से असंतुष्ट होकर हमारे द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए 15/3/25 के हमारी जो शिकायत थी उस पर कार्रवाई करने का माननीय कलेक्टर महोदय को आदेशित किया गया है कि 3 माह में 15/3/25 के आवेदन पर कार्रवाई करके हमें अवगत कराया जाए। दूसरी बात, महाकाल मंदिर अधिनियम 1982 से आज तक एक भी पुजारी, पुरोहित, कर्मचारी की नियुक्ति, विज्ञप्ति, योग्यता, पटवाई रिपोर्ट, साक्षात्कार, पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि महाकाल मंदिर अधिनियम 1982 से आज तक मंदिर के अंदर सारे पुजारी पद, कर्मचारी पद, पुरोहित पद रिक्त है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद न केवल मंदिर परिसर में कब्जा करने वालों बल्कि मंदिर प्रशासन और अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मंदिर समिति के एक्ट के अनुसार महाकाल प्रमुख मंदिर से लेकर यहां स्थित एक भी मंदिर में अभी तक एक बार भी पुजारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसका जवाब अधिकारियों के लिए भी मुश्किल होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां पर नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक युवक का अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में जब ताबड़तोड़ मुठभेड़ों और नक्सलियों के मारे जाने के बाद उनमें दहशत है और शांति वार्ता व मुख्यधारा से जुड़ने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में ऐसी घटना सरकार को सीधे तौर पर चुनौती है। बालाघाट के लांजी थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित पुलिस चौकी सुलसुली के चौरिया जंगल स्थित गांव पौसेरा के रहने वाले युवक देवेंद्र यादव का मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था और परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे।
लेकिन इसी बीच नक्सलियों ने एक पत्र जारी कर बताया कि देवेंद्र ने उनकी मुखबिरी की थी, इसलिए उसको मार दिया गया। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि किसी और ने इस तरह की जुर्रत की तो उनका भी यही अंजाम होगा। सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है। गांव वालों के अनुसार पुलिस को देवेंद्र यादव की लाश मिल गई है। हालांकि पुलिस ने शव मिलने की पुष्टि अभी नहीं की है। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि उसकी तलाश में 1000 से ज्यादा जवानों को जंगल में सर्चिंग के लिए उतारा गया है। वहीं गांव वालों ने यह बताया है कि पौसेरा का रहने वाला देवेंद्र 8 से 10 किलोमीटर दूर जंगल में दहियान वालों के साथ रहता था और यही काम करके वो अपना घर भी चला रहा था। 16 सितंबर की देर शाम वो अचानक लापता हो गया। चाचा ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और बताया कि सशस्त्र नक्सलियों ने उसका अपहरण कर लिया है। उन्होंने बताया कि मौके पर नक्सली मलाजखंड एरिया कमेटी के नाम से 2 अलग अलग पर्चे जोड़े हैं। इनमें देवेंद्र को पुलिस का मुखबिर बताया और कहा कि उसकी सजा मौत है। इस सूचना के बाद पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने कहा कि अभी तक देवेंद्र का पता नहीं चला है। दूसरी ओर गांव वालों की तरफ से यह खबर आ रही है कि युवक की नक्सलियों ने हत्या कर दी है और उसका शव पुलिस को मिल चुका है। और इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि युवक के अपहरण की सूचना मिली थी। उसकी तलाश को लेकर जंगल में 1000 जवानों को उतारा गया है। आईजी के अनुसार अभी हत्या किए जाने की सूचना उनके पास नहीं है। हालांकि उन्हें भी अंदेशा है कि नक्सली उसकी हत्या कर सकते हैं। 24 साल का है, पोसेरा गांव का रहने वाला है। दहियान लगा के अपनी रोजी रोटी कमाता था। परिवार में और कोई? परिवार में वो अकेला लड़का है। माता पिता उसके पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। 3 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी है और एक बहन उससे छोटी है, तो वो वहीं गांव में रहती है। सर कुछ मतलब वो तो 100 मिलेगा तभी पता चलेगा, लेकिन हत्या किए जाने का भी जिक्र उस पर्चे में लिखा कि हमने इसे हत्या कर दी थी। नहीं, सो कॉल्ड वो पर्चे में उन्होंने कहा है। लेकिन ये है कि जब तक हमें सर्चिंग में उस युवक का पता नहीं लग जाता, तो कभी हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल जाता, तो तब तक हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। बाकी अंदेशा हमें भी है कि हो सकता है उसके साथ उन्होंने ऐसी घटना की हो। अंदेशा हमें भी है, लेकिन हम पूरी अपनी सर्चिंग कर रहे हैं और जब तक कोई हमें कंक्रीट कुछ नहीं मिल जाता तब तक हम पुष्टि नहीं कर सकते इसकी। एमपी के अफसरों ने भले ही हजारों जवानों को जंगलों में नक्सलियों के पीछे लगा रखा है, लेकिन यहां सुरक्षा बल वो दबाव नहीं बना पाए जैसा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई नक्सली कमांडर मारे जाने के बाद 1000 से अधिक नक्सलियों ने समर्पण किया है और अब तो सभी नक्सलियों की ओर से पत्र जारी कर नक्सलियों ने शांति वार्ता की पेशकश भी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस।